बिस्मिल्लाहिर्रहमान वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी वेडनेसडे 6-7 पीएम आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आप किसी अज़ीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी अपना सवाल हैं। लेकिन अगर आपका केस होम हाउस में पेंडिंग है या आपने कोर्ट में अपील कर रखी है या फिर आपको कोई डिटेल्स कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए आप हमें सोशल मीडिया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमें लॉ सोसाइटी की वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल लॉ चैनल की सर्च करेंगे तो आपको किसी भी सोशल मीडिया के टूल से हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरा रियाज गुल है, मोहम्मद रियाज गुल। सो इस्तेमाल मीडिया से आप अगर चाहें तो एक्सेस आपको हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि जब आपका कोई मैटर पेंडिंग हो या आपको कोई डिटेल चाहिए हो, तो उसके लिए बेटर होता है कि आप अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाएँ, हमें एक डिटेल डिस्कशन करें। वरना ये जो प्रोग्राम है ये लाइव है, टाइम शॉर्ट होता है। ये थैंक यू टू द साज टीवी मैनेजमेंट का कि उन्होंने सिर्फ़ कम्युनिटी के लिए ये प्रोग्राम किया हुआ है, जो कि एक चैरिटी है, नोबल कॉज़ के लिए है। और इसका मकसद सिर्फ आपको बदलते हुए कवानीन के बारे में बताना या किसी को जनरल सी एडवाइस चाहिए हो तो उस पे अपडेट करना है। हमेशा एक डिस्क्लेमर है वो प्लीज़ फिर भी इसके बावजूद आप जब एप्लीकेशन करें या तो आप खुद कॉन्फिडेंट हों खुद कर सकते हैं या फिर आप किसी आपका जो दोस्त है, कोई जानने वाला वो अच्छी तरीके से आपको हेल्प कर सकता हो करे या फिर किसी वकील से लाज़मी तौर पे मशवरा कर लें। क्योंकि ये ना हो कि आज जो हमने रिकॉर्ड किया है और आप 6 महीने के बाद एप्लीकेशन करते हो। अगर उस वक़्त लॉज़ चेंज हो गए तो फिर आपकी एप्लीकेशन पे या किसी ऐसी बात को आपने प्रॉपर्ली अगर अंडरस्टैंड ना किया या हमें एक्सप्लेन करने में कोई डिफरेंट हमारा कॉन्टेक्स्ट हुए, तो आपकी एप्लीकेशन में या रिज़ल्ट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। 2-3 चीज़ें जो शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप एप्लीकेशन करते हो तो उसको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर देना मस्ट है। अगर आप कुछ चीज़ें नहीं बताते तो वो भी अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं की तो उस पे भी आपकी एप्लीकेशन पे असर पड़ सकता है। इट इन ओल्ड डेज़ में ये होता था कि विशेष हैं तो दे कैन मेक फर्दर क्वेरीज़ एंड आस्क उनको अंदाज़ा था हमने शायद बता नहीं, लेकिन अब वो फर्दर क्वेरी नहीं करते, ना आपसे इन्फॉर्मेशन ना आपसे वेरिफिकेशन करते हैं। जो वीज़ा ऑफिसर है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेज़ेंट करने हैं, उसके बेस के ऊपर या जो इन्फॉर्मेशन आपने टिक बॉक्स एप्लीकेशन में कर दिया, उसके ऊपर अप्लाई करते हुए देंगे, अनटर्न उसको ख़ास बात ना हो तो। तो इसलिए मेक श्योर कर लें कि कोई जो क्वेश्चन्स हैं, वो टिक बॉक्स से करने वाला तो मिस नहीं होना चाहिए, वरना वो हिडन इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगा और फिर वो करैक्टर के असर पड़ता है। अब 2-3 जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट। पहली बात ये थी कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अर्ली सेटलमेंट जिसको इंडेफिनिट कहते हैं, उसकी ऑप्शन वो तमाम लोगों पे अवेलेबल है कि अगर आप यूके में रह रहे थे और आपको बच्चों की बेस पे या अंडर 7 ईयर्स चाइल्ड पॉलिसी के अंदर आपको यहाँ पे वीज़ा मिल गया था अंडर 10 ईयर्स रूट, तो जो यहाँ पे 18 साल से अगर उनकी ज़्यादा भी हो गई है, 25 साल से जिनकी कम है और उन्होंने मोस्ट ऑफ टाइम यूके में गुज़ार लिया है, तो वो क्वालिफ़ाइड करते हैं कि वो इंडेफिनिट अप्लाई कर सकें। सेकंड जो लॉस आता है कि वो लोग जो बच्चों के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, अगर बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, साल हो गया। पहले ये था कि 7 साल बच्चा होएगा तो फिर उसके बाद आप अप्लाई करते थे उनके लिए फॉर द लीव टू रिमेन और 4 एक्सटेंशन लेनी पड़ती थी और 10 साल के बाद आप या अगर बच्चा पैदा हुआ तो नेशनैलिटी, अगर बच्चा फ़ॉरेन से आया तो फिर 10 साल लीगल पूरे करने के बाद वो इंटर क्वालिफ़ाई करता था। अब यूके कहता है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे 7 साल से है, तो आप स्टेट वे अब उनके लिए इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हो और बाय द टाइम ही इज़ बीन 10 इयर्स ओल्ड तो फिर आप उनकी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो अगर के बच्चा यूके में पैदा हुआ है। इसी तरीके से एक और स्टेप है थर्ड, वो ये है कि 2012 में जब जुलाई 9th ऑफ जुलाई को ये लॉ आया था कि जो भी लोग यहाँ पे नेशनैलिटी की एप्लीकेशन करेंगे, उनकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए जो कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो इम्पोज़ की गई थी।
उसका मतलब ये था कि अगर आप किसी भी कैपेसिटी को या किसी भी इमिग्रेशन रूल्स को पूरा करते हुए आप इंडेफिनिट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी नेशनैलिटी के टाइम आपके एटलीस्ट 10 इयर्स हिस्ट्री चेक की जाएगी। कभी उसमें आपने कोई ब्रीच ऑफ लॉ तो नहीं किया, कभी आपकी कैरेक्टर ओवरस्टे तो नहीं हुए, कभी आपने के खिलाफ कोई और चीज़ जजमेंट तो नहीं आई, या थर्ड ये कि आप कभी भी इन लास्ट 10 इयर्स में आप ओवरस्टे, इल्लीगल, विदाउट वीज़ा या रिफ्यूज़ल आपके पास नहीं। वो गुड कैरेक्टर में डाल दिया था। अब रिसेंटली एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई ड्यू टू सम जजमेंट्स। अब ये है कि अगर अंडर द इमिग्रेशन रूल्स किसी भी कैपेसिटी 5 साल पूरे करते हुए अगर आपको यहाँ पे इंडेफिनिट मिल जाता है, तो आप क्वालिफाइड करते हो उसके 1 साल अप्लाई करने के लिए, अगरचे उससे पहले कुछ आपके पीछे प्रॉब्लम ये हो। साथ ही साथ कॉल लेते हैं, लगता है फर्स्ट कॉल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी, वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछना है। मैंने ये पूछना है कि मुझे ना स्पॉन्सरशिप मिल रही है टियर 2 की इस पे केयर होम के वीज़े पे ना। राइट। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि 1-2 सवाल है मेरे कि एक तो क्या मैं अपनी जो है उसको दूसरा ये स्पॉन्सरशिप मिल रही है, मैं इसी को ही जो है वो 5 साल मुझे करना लाज़मी है, या मैं इसको जो है अगर मुझे किसी और मेरी फील्ड में जॉब मिलती है तो मैं वो कर सकता हूँ? ओके, पहला सवाल आपका ये था कि क्या 5 साल पूरे वीज़ा करने हैं, और सेकंड सवाल क्या था आपका? कि दूसरा ये कि मैंने अपने घर फैमिली को बुलाना है, और अगर मैं उनको बुला लेता हूँ और पहली थी कि मैं उनको बुला सकता हूँ, और अगर मैं बुला लेता हूँ तो कर लूँ, अगर कर सकते हैं तो क्या मुझे उनका वीज़ा भी स्विच कराना पड़ेगा या क्या सिनेरियो होगा, ये मुझे बता दीजिए। थैंक यू आपकी कॉल का शुक्रिया। आप टीवी पे आंसर सुने, फ़ोन बंद रखा, आपको आवाज़ साफ है। ठीक है। राइट। हम बात कर रहे थे जो नई पॉलिसीज़ हैं, उसमें से 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। नंबर 1, आपने सेटलमेंट के लिए आपके पास राइट है, 2 कि आपके 25 से अगर नीचे है और 18 साल से अबव भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम यूके में गुज़ारा हो और आप यहाँ पे लीगल हैं अंडर द 10 ईयर्स रूल, तो ये सब क्वालिफ़ाइड करते हैं। नंबर 2, ये बात डिस्कस हुई कि आप 7 ईयर्स की बेस पे पहले आपको फॉर द लीव टू रिमेन अप्लाई करना पड़ता था। अब आप स्टेट इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हो, और जब बच्चा 10 साल का होगा फिर नेशनल अप्लाई हो सकती है उसके लिए। थर्ड बात हम ये कर रहे हैं कि पहले ये था कि आपने जब भी नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो दे विल बी द होम ऑफिस विल बी कंसीडर योर 10 इयर्स गुड कैरेक्टर्स रिक्वायरमेंट्स, और उसमें ये था कि अगर आप कभी भी ओवरस्टे, इल्लीगल या किसी भी कैपेसिटी में टाइम गुज़ारती थी। अब इसकी लेते हैं कि कोई बंदा यहाँ पे विदाउट वीज़े में था, खत्म हो गया, ओवरस्टे हो गया, 2 साल 3 साल यहाँ पे गुज़ारे, फिर देन लेफ्ट द कंट्री और वापस वो स्पाउस वीज़े पे आ गया विदिन 6 मंथ, और अब 5 साल पूरे करते उसको इंडेफिनिट मिल जाएगा, और ओल्ड लॉज़ के मुताबिक उसको वेट करना पड़ रहा था नेशनैलिटी के लिए। लेकिन अब लॉ ये कहता है कि जब आपको इंडेफिनिट मिल गया, तो जो इंडेफिनिट के बाद की रिक्वायरमेंट है नेशनैलिटी के लिए कि आपने कम से कम एक बार अप्लाई कर सकते हो, उससे तो आपके खिलाफ कोई जजमेंट ना हो। अगर ये तमाम चीज़ें पूरी कर रहे हैं, टेस्ट पास कर लिया, B1 पास कर लिया, तो आप अपनी नेशनैलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हो, रिगार्डलेस कि आपने 6 साल या 7 साल पहले आपके पास अनफॉर्चुनेटली ओवरस्टे थे, इल्लीगल थे, विदाउट वीज़ा थे। तो ये एक 3 चीज़ें जो आज हम डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं सवाल की तरफ। मेरे भाई जो आपने सवाल पूछा, ऑफ कोर्स वो लोग यहाँ पे टियर 2 किसी भी वीज़े पे हैं और स्विच करते हैं लेट्स से स्टूडेंट वीज़े से स्पाउस स्विच टियर 2 केयरिंग के वीज़े की, तो यस आपके पास फुल राइट है। नंबर 1 कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। नंबर 2, आप सेम कैपेसिटी में या सेम रोल के अंदर किसी और स्पॉन्सर के अलावा किसी और कंपनी में भी आप 20 या भी काम कर सकते हो। थर्ड ये कि आपके पास राइट है कि आप अपनी फैमिली को, वाइफ और अंडर 18 बच्चों को एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब क्या होगा कि आपको वीज़ा मिल गया, आप अपनी फैमिली को यस स्पॉन्सर किया, वो यूके में आ गए आपके डिपेंडेंट, आप बाउंड हैं to carry on the work with the same employer up to 5 years. On the completion of the 5 years, you will be entitled to make the application for ILR. बट अगर इसी दौरान आपका एम्प्लॉयर के पास स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं रहता, या आपका माइंड बना के भी करना है, फील कंफर्टेबल टू द सेम एम्प्लॉयर, और किसी और कंपनी के साथ आप T2 में स्विच करते हो,
तो जब आप स्विच करो ऑटोमेटिक आपके बच्चों को भी आपके डिपेंड अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द न्यू एप्लीकेशंस। तो इसका है कि अगर आप उनको अगर बुलाते हो, जिस कंपनी में आप जाओगे, आपके डिपेंडेंट को भी उसी कंपनी के स्पॉन्सर के ऊपर एज ए डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपने एक कंपनी के अंदर 3 साल गुज़ार लिए, 2 इयर्स गुज़ार लिए, इवन 4 इयर्स गुज़ार लिए, तो बाकी जो रिमेनिंग अगर आपको सेम टियर 2 में वीज़ा मिलता है, तो किसी और 2 साल पूरे करते हो, टोटल दोनों का एम्प्लॉयमेंट जो मिला के पूरा हो जाएगा, तो यू वुड बी इन अ पोज़ीशन टू मेक एप्लीकेशन फॉर ILR। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें नए एम्प्लॉय के साथ दोबारा 5 साल पूरे करने पड़ेंगे? नो। अगर आप बिज़नेस वीज़े के अंदर हैं या आप टियर 2 वर्क परमिट के अंदर हैं, ये दोनों जो कैटेगरीज़ हैं, ये सेटलमेंट रूट के तहत आती हैं। इन दोनों की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने कुछ टाइम गुज़ारा हो अंडर वन एम्प्लॉयमेंट, सेम कैपेसिटी में दोबारा नई जो और एम्प्लॉय के पास चले गए, दोनों का जो टाइम पीरियड को मिला के 5 साल पूरे करते हुए आप अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा एक फर्दर रिक्वायरमेंट है कि आपने 5 साल काम किया, आपने प्रूफ देने हैं, आपके पास स्टिल एम्प्लॉयमेंट है, आपको जॉब उसके पास है, अवेलेबल है, वो देगा आपको, और आपने टैक्स पे किया है, आपने लाइफ इंश्योरेंस टेस्ट पास कर लिया, आपने B1 एग्जाम पास कर लिया। ये ऑफ कोर्स ये तमाम रिक्वायरमेंट हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द वर्क एंड द लेंथ ऑफ द जो पीरियड आपने काम करना है, तो क्या उस पे क्या रिक्वायरमेंट है। उसकी शर्त बड़ी क्लियर है कि आपने कम से कम 5 साल का काम किया हो अंडर टियर 2 वर्क परमिट, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ पे इंडेफिनिट मिल जाता है, और उसके 1 साल बाद आपको नेशनलिटी मिलेगी। बट ये शर्त हमेशा रिमेन रहेगी, नंबर ऑन दी एप्लीकेशन, आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, नहीं है। थर्ड, जब अपने इंडेफिनिट अप्लाई करना है कि उस वक्त भी आपके पास जॉब है। तो लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। रियाज सर बोल रहे हैं? जी मेरे भाई आप लाइव हैं, रियाज को बात कर रहा हूँ, फरमाइए क्या सवाल आपका है? रियाज भाई, मैं कमर बात कर रहा हूँ लंदन से। मुझे सवाल पूछना था। मैंने एक्चुअली 2013 में आया था यहाँ पर लंदन में, 30 में, ठीक। और जी यूरोपियन फैमिली वीजा पे आया था। तो उसके बाद फिर वो किसी वजह से मेरा वीजा कैंसिल हो गया। राइट। उसके बाद फिर मैंने अपनी बेस पे 3 बच्चों के साथ में आया था। तो मैंने अप्लाई किया, मुझे 1 साल का मिला। उसके बाद फिर मैंने शादी कर ली यूरोपियन के साथ। तो अभी मुझे 5 मिला है और इट्स गोना बी मैच्योर इन 2024। तो ये अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं अर्ली इंडेफिनिट अप्लाई कर सकूं? आपको जो 19 में वीजा मिला, कौन सा मिला था आपको वीजा मेरे भाई 19 में? सॉरी, 2019 में कौन वीजा मिला था आपको? 5 साल का? आपके पास 18 में क्या स्टेटस था? 18 17 में? 18 में मेरे पास था 1 साल का वीजा था। वो मेरे बेटी के बिहाफ पे था कि उसका एक केस चल रहा था कोर्ट में सोशल सर्विसेज का। राइट। तो उसकी बेस पे था। और वो भी यूरोपियन थी कि नहीं? नहीं, वो 3 मेरे बच्चे साउथ अफ्रीका से मैं आया था लेकर। तो शी वाज अंडर एज एंड तो मेरे भाई ये वो जो सारी अच्छा, अगर आपने 19 में लीगलाइज हुए थे तो फिर आप, क्योंकि लॉज ही कहता है अब के जो लॉज हैं उसके मुताबिक बेशक आप ब्रिटिश के डिपेंडेंट हो या यूरोपियन के डिपेंडेंट या एल्डर डिपेंडेंट हो या आप ऑफ द ब्रिटिश चाइल्ड हो, इन तमाम सर्कमस्टांस आपको यहाँ पे 5 साल पूरे करते हुए आपको इंडेफिनिट मिलेगा, और उसके बाद फिर नेशनलिटी होगी। तो इसलिए अर्ली के चांसेस मेरे भाई अनफॉर्चुनेटली कम हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर सेकंड ओपिनियन लेनी हो तो बेस्ट है कि जो कागज़ आपके पास हैं, डॉक्यूमेंट्स हों, उससे अगर ऑफिस में कॉन्टेक्ट किया जाए तो शायद फिर भी एक साथ तसल्ली कर लूँ। क्योंकि आपने बोला कि अब 30 में आए थे, अब पूरी मुझे हिस्ट्री अगर बताएंगे ना, मिलने बताएं, तो पॉसिबल है कि और चीज़ समझ में आ जाए, लेकिन अपेरेंटली बता रहे हो उसके मुताबिक यस आपने 5 साल पूरे करने हैं और 2020 क्वालिफाइड करते हो। बट सेकंड ओपिनियन चाहते हो तो मोर देन वेलकम, यू कैन ईमेल मी, आई कैन चेक योर डॉक्यूमेंट्स, देन आई कैन एडवाइस। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ईमेल करूंगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। आपकी कॉल का कि अगर आप यहाँ पे इंडेक्स रिक्वायरमेंट्स, नई पॉलिसी आई है या गाइडेंस आई मुताबिक,
तो क्योंकि ये पहले भी यही था कि जितने भी तमाम जो कैटेगरीज़ हैं इमिग्रेशन की फॉर सेटलमेंट के लिए, लॉ ये था कि आपने जो भी इमिग्रेशन रूल्स हैं, उनकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरे करते हुए आपको जब इंडेफिनिट ग्रांट हो गया और उसके बाद आप क्वालिफाइड करते हो कि आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सको। साथ-साथ कॉल आ रही है, लेते हैं कॉल जी। हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। जी, वालेकुम सलाम जी। सर मैं पूछना है, हमारे वो बच्चे का बेस हमने किया था वो 5 ईयर के ऊपर, जो हमको पहले डिस्कशन लीव मिला थे राइट। 7 ईयर बेस के ऊपर, बाद में बच्चा हो गया 18 को 25 के बीच दरमियान में। राइट। उन्होंने हम लोग का रिव्यू कर दिया था, फिर हम लोगों ने उधर बोला जीआर में जाएगा करके, तो अभी उन्होंने विड्रा कर लिया केस, वो विड्रा कर बोलते। राइट। तो उसका क्या होगा सर भाई? ओके, आपका केस क्या था? बच्चे का 5 साल की बेस पे अप्लाई किया था, 7 साल की बेस पे अप्लाई किया था आपने? नहीं, पहले हम लोग को 7 ईयर की बेटी के ऊपर मिला था। राइट। तो अभी बड़ी हो गई तो उसका 18 और 25 का बीच में जो है उसका तो अर्ली सेटलमेंट अप्लाई किया था। ओके, थैंक यू। टीवी पे आंसर सुना जी। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने अर्ली सेटलमेंट जो कि बच्चे की 18 साल से अबव और 25 से कम थी और आपने मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे गुजार लिया और यहाँ पे लीगल थे आपके पास, अंडर द डिस्कशन लीव 10 ईयर रूट पे आप वीज़ा था आपके पास। तो जब अप्लाई किया उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और अब आपने जब जुडिशरी रिव्यू किया तो उन्होंने विथड्रॉ कर दिया। अच्छा, प्रोसीजर ये कहता है, देयर इज 2 टाइप ऑफ डिस्कशंस। वन, लॉज क्या कहते हैं, सेकंड उसके प्रोसीजर क्या है। लॉ या उसके जो मेरिट्स हैं वो ये कहते हैं कि आपने जो क्लेम किया है क्या आप उसमें क्वालिफाइड करते हो या आप उसमें फॉल करते हो। ऑफ कोर्स आपके वकील साहब ने जिसे भी किया होगा उसने आपको एडवाइस किया होगा कि यस आपकी एज 18 साल से 25 से दरमियान में है, आपने मोस्ट टाइम यहाँ पे गुजार लिया, इस कैटेगरी की वजह से आपका स्टेटस है यहाँ पे, ये सब क्वालिफाइड करते हो कि आप इंडेफिनिट अर्ली इंडेफिनिट अप्लाई कर लें। अब अप्लाई पॉसिबल है, जो मेरी अंडर शायद जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने प्रॉपरली जो नई पॉलिसी आई थी, ये पॉलिसी शायद जो आई थी अर्ली सेटलमेंट और मार्च में, तो उन्होंने शायद उसको बोध ना किया या आपने एप्लीकेशन की थी, पॉलिसी बाद में आई, इस वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ किया। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते थे, या तो आप इस केस को वो आपको ऑफ़र करते कि हम आपको फर्दर लीव टू रिमेन दे रहे हैं, आपको अर्ली सेटलमेंट क्वालिफाइड नहीं करते, तो आप हमें कन्फर्म करें, वो भी आपने बात नहीं की। अब डिसीजन आने के बाद क्योंकि यहाँ पे राइट ऑफ अपील होता नहीं है, आपके पास या तो एडमिट रिव्यू में जाते हो और अगर आपका एडमिट रिव्यू ना हो आपके पास, तो आपके पास जो लास्ट रेमेडी ऑफ ऑप्शन बचता है वो है जुडिशियरी। आपने जुडिशियल है तो आपके वकील साहब ने जुडिशियल रिव्यू के अंदर ये क्लेम किया ये लॉज हैं, लॉ के मुताबिक हम इसमें क्वालिफाइड कर रहे हैं। आपने जब एप्लीकेशन कंसिडर की है उसने प्रॉपरली लॉ को करेक्ट करते हुए या ओवरलुक करते हुए डिसीजन दे दिया ईदर ऑन द प्रीवियस लॉ के मुताबिक या उसको समझ नहीं आया। अब जब आपने क्लेम डाला तो फिर वो क्लेम की कॉपी जाती है होम ऑफिस के पास जो उनका ट्रेजरी सॉलिसिटर होते हैं। अब उन्होंने देखा होगा कि भी क्योंकि लॉ तो बिल्कुल क्लियर है, अब ये बंदा क्वालिफाइड करता है और हमारे ऑफिसर से बैठा हुआ उससे शायद ये लॉ प्रॉपर कंसिडर नहीं हुआ, ओवरलुक नहीं हुआ और हमें चाहिए कि इसको दोबारा रिकंसिडर करें। अब जब करते हैं वो 2 जुडिशियल रिव्यू आपका स्टार्ट हो तो फिर तो वो हम विथड्रॉ करते हैं अंडर द कंसेंट ऑर्डर कि हम इस केस को आपको ग्रांट करते हैं वीज़ा या हमारी ये एग्रीमेंट है। अब देखना ये है कि क्या आपके वकील साहब ने जो विथड्रॉ जब उन्होंने किया है तो क्या उन्होंने आपसे कंसेंट साइन किया था या उन्होंने वैसे कहा कि हम इसको रिकंसिडर करेंगे, विथड्रॉ करते हैं अपने डिसीजन को या विथड्रॉ करने के बाद कंसिडर करते हैं। मोस्ट द केसेस में जब होम ऑफिस विड्रॉ अपने डिसीजन को, इसका मतलब ये होता है कि उनको लगा कि उनका जो केस है जो डिफेंस है वो कोर्ट के अंदर वीक होगा, बजाय इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करें या हमें बर्डन आए, फिर जो क्लेमेंट जो कि आप हैं, जो आपका वकील हैं, वो उनके खिलाफ
फिर जो कंपनसेशन क्लेम करे तो वो सम टाइम अपने डिसीजन को रिव्यू करते हुए विड्रॉ। गुड न्यूज़ ये है कि अगर उन्होंने विड्रॉ किया तो इट मीन्स कि होम ऑफिस के पास उनकी जो प्ली थी वो थी डिफेंस स्ट्रॉन्ग और अल्लाह होपफुली कि आप इस केस के अंदर वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। बट कंसिडर किया है तो यस वो रिकंसिडर करेंगे, डिसीजन हो सा चांस फेवर में आएगा, लेकिन कोई और वजह से भी रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा कि हम अपने जो प्रिंसिपल डिसीजन था उसको विथड्रॉ करते हैं और हम इसको केस को ग्रांट करते हैं, तो यस फिर ऑटोमेटिकली आपको वीज़ा लग के आ जाएगा और इसके लिए तकरीबन 2 से 3 माह लगते हैं। उन्होंने विथड्रॉ कर लिया है, अब आपको बॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वकील साहब से कॉन्टैक्ट में रहें और जो भी वो डिसीजन जब आएगा वो आपको या आपके सोलिसिटर के पास बाय ईमेल या बाय पोस्ट रिसीव हो जाएगा और अगर कोई चीज़ उनको चाहिए होगी तो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, बट अब आपकी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड जस्ट कीप इन टच विद अस। आपकी कॉल का शुक्रिया। हमें लॉयर और ऐसी तरीके से जो होम ऑफिस के हैं, उनको ये हमारा बड़ा ओपन माइंडेड हम डिसीजन लेते हैं कि क्या मेरिट हमारे फेवर में जा रहे हैं या अगर हमें किसी का भी हमने ओवरलुक करे किसी फैक्ट को या हम उसको उस वक़्त कंसिडर नहीं कर सके, तो हमारे पास अब लेटेस्ट या फॉर द टाइम बीइंग या एट दिस स्टेज हमारे पास क्या बेस्ट ऑप्शन है। इस बात की ईगो या इस बात के अंदर रिजिड होना वो कभी भी फेवरेबल नहीं है, स्पेशली इन द लॉ फील्ड, कि आप बोलो कि मैं ये डिसीजन लिया तो मैं इस पे कमिटेड हूँ, वेदर रॉन्ग राइट, मैं इसी को परस्यू करूँगा या मैं इसी को डिफेंस करूँगा। तो होम ऑफिस क्योंकि एक बॉडी है और उनका जो काम है टू वर्क, उनके जो जितने भी स्टाफ्स हैं उनका ये काम है कि दे टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग द लाइन्स जो लॉ के मुताबिक। सम हो अगर किसी बंदे से थोड़ी बहुत लेफ्ट राइट होता है, तो जब हम कोर्ट में जाते हैं तो उस वक़्त जो उनकी लीगल टीम होती है वो एक ईच एंड एवरी पॉइंट को कंसिडर कर रही होती है और स्पेशली उनके पास बड़ा एक क्लियर चांस होता है कि जब अप्लाई किया और उसके बाद उसका डिसीजन आ गया, अब उसको चैलेंज किया गया जुडिशरी के अंदर, तो जो प्री लेगी है कि क्या जो लॉज़ रेफ़र किए गए हैं या जो क्लेम किया जा रहा है, उसके जो रेफ़रेंस दिया जा रहा है या जो फॉर्म फिल किया गया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या उनकी बेस पे जो आपका लेटर बिफोर एक्शन या जुडिशरी क्लेम जो है, क्या वो राइट है? तो वो बहुत कीनली और क्लोज़ली इसको कंसिडर कर रहे होते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट की जजमेंट अगर खिलाफ जाती है, नंबर 1 वो प्रेसिडेंट बन जाएगी, नंबर 2 उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी और थर्ड वो कभी भी नहीं चाहता कि बार-बार कोर्ट में जाके ही गोना बी टेल ऑफ बाय द जज कि आपने क्यों इसको पहले कंसिडर नहीं किया। तो इस वजह से जो मेरे ख्याल में आई बिलीव के एंड आई विश एज़ वेल कि द डिसीजन शुड बी इन योर फेवर। अब आप वेट करें, उनसे कॉन्टैक्ट में रहें। आज हमने और चीज़ों के साथ बात करते हुए साथ हमने स्पॉन्सर लाइसेंस की करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रोग्राम में डिस्कस किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि इस वक़्त यूके के अंदर 2 कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं और बहुत सारे जो इमिग्रेंट हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल जो पॉलिसी है वो काफ़ी फेवरेबल है इन द फॉर द स्टूडेंट्स। उसकी रीज़न ये थी कि पूरी दुनिया के अंदर ये लॉ था या एक पॉलिसी थी हर कंट्री की अपनी कि जो लोग उस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं वो इधर यूएसए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे ये लॉज़ हैं कि जो लोग जो ब्रेनी जब वहाँ से स्टडी फिनिश करते हैं तो उनको 1 ईयर्स, 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ और 2 ईयर्स तक की एक फर्दर लीव ग्रांट करते हैं कि उसके अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करें और अगर किसी एम्प्लॉय के साथ वो इम्प्रेस कर सकते हैं या उसकी डिमांड हो सकते हैं, तो वो विद इन अ कंट्री रहते हुए अपने आप को सेटलमेंट रूट के ऊपर ले जाएँ। यूके में भी पहले होता था जिसको आईजीएस बोलते थे, ये 2012 में क्लोज हो गया, बट अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने आफ्टर 9 इयर्स कंसिडरेशन के बाद ये रियलाइज़ किया कि हमें एज इंटरनेशनली अगर हमने कंपेटेड के साथ काम करना है या कंपैरिजन करना है विद अदर कंट्रीज विच इज यूरोपियन और द डेवलप्ड कंट्रीज यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो हमें भी चाहिए कि जो उनके साथ पॉलिसीज हैं हम भी अपने स्टूडेंट को ये एक इंसेंटिव दें।
इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस यूके में वीज़ा आ रहे हैं, वीज़े ले रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। एक तो फाइनेंशियली सपोर्ट मिली यूनिवर्सिटीज़ को। नंबर 2 इंटरनेशनल लेवल पे एक गुड मैसेज गया है कि हम भी वर्ल्ड के साथ काम कर रहे हैं। थर्ड, जो इंटेलिजेंट या जो लोग एम था कि हम यूके में जाके स्टडी करें या सेटल हों, और उनके लिए भी एक अच्छा, उनको भी एक अपीलिंग पॉइंट मिल गया। यस, आप आएँ, वी मोर देन हैप्पी टू फैसिलिटेट यू व्हेन योर एबिलिटी योर गेट्स टू बी प्रूव योरसेल्फ इन द बिजनेस। तो ये एक फ़ायदा हो गया। अब ये तमाम चीज़ें के साथ-साथ जब स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, स्टडी होती है, ड्यूरिंग द स्टडी, अब उनको स्पॉन्सर लाइसेंस या वर्क की ऑफ़र आती है, तो अब ये एक वहाँ टेक्निकल स्टेज आ जाती है। पढ़ने आए, स्टडी मुकम्मल कर ली, अब आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा मिल गया, जो कि ग्रेजुएट स्कीम है। अब सेटलमेंट रूट के लिए मतलब ईच एंड एवरी बंदे को स्पॉन्सर लाइसेंस रिक्वायर्ड है। और कोई बंदा यहाँ पे नहीं है कि यहाँ डिग्री करे, फिर उसके बाद पोस्ट वीज़े में और बाद में सेटल हो जाए, क्योंकि ना तो उसके 10 साल पूरे हुए हैं और ना यहाँ पे अभी कोई ऐसी ऑप्शन है कि आप कोई बिजनेस में जा सकें। तो इसलिए जो फाइनल ऑप्शन बचती है वो बचती है आपके पास टीयर 2 की। तो बहुत सारे लोगों का जब ये सवाल आता है, तो एक जो प्रिंसिपली बात अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना मस्ट है बिफोर यू स्टार्ट वर्क इन द यूके। और उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई बार नहीं है कि आपने क्या जॉब करनी है, लेकिन एज फार उस स्पॉन्सर लाइसेंस है एंड दे आर ए क्लास स्पॉन्सर लिस्टेड इन द होम ऑफिस वेबसाइट, तो फिर वो आपको कॉस इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो कॉस के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती हैं। आप जब वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो 2 साल का, 3 साल का और 5 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों का कंसेप्ट ये है कि उसके लिए कंडीशन है कि आपने डिग्री बस ख़त्म करनी है, बट प्रोविज़न ये कहती है कि ड्यूरिंग द स्टडी भी आप अपने आप को टियर 2 पे स्विच कर सकते हैं। एज़ फार एज़ जो टियर 2 के जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है पूरी कर रहे हैं, आपके पास इंग्लिश है, आपने रेलेवेंट कोर्स किया है या एक्सपीरियंस है या कुछ को नॉलेज है, इनको आपने पास कर लिया और आप या फिर लीगल हैं, इंग्लिश का सर्टिफिकेट आपके पास है और जो मेंटस फंड्स हैं वो आपके पास हैं, या फिर आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर आपको फंड शो करना चाह रहा था, तब भी आपके लिए वो टिक बॉक्स हो सकता है। पहले ये होता था कि आपने किसी भी कैपेसिटी में अगर 10 साल टोटल यहाँ पे गुजारे तो क्वालिफाइड कर जाते थे। अब क्योंकि 10 ईयर्स वाला रूट खत्म हो गया, क्योंकि 10 ईयर्स होने सॉरी रूट है, लेकिन 10 ईयर्स तक स्टडी कैरी ऑन करना या 8 साल स्टडी करना फिर पोस्ट डॉक लेना, ये वेरी इम्पॉसिबल कि हर साल इसको करना। तो लोगों का ख्वाहिश होती है कि अगर हम यहाँ पे 1 ईयर कोर्स करने आए हैं, तो वंस आई फिनिश माई 1 ईयर्स कोर्स आई शुड बी क्वालिफाइड टू जंप इन द सेटलमेंट रूट। तो इस वजह से टीयर 2 स्पॉन्सर लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अच्छा, अब ये था, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ बार-बार तमाम चीज़ों को। पहले ये था कि आपने जब भी कोई स्पॉन्सर अप्लाई करना, तो आपने लेबर मार्केट टेस्ट करना था, आप शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट भी होनी चाहिए, आपके पास कंपनी की सारी अप एंड डाउन जिसकी प्रोफाइल चेक की होती थी। तो अब लॉजिक कहता है कि अगर आपने यहाँ पे अगर लेबर मार्केट टेस्ट नहीं भी करेंगे तो एक्सेप्ट है। अगर आप वो अगर जो बिज़नेस है, जो आपकी जॉब है या रोल है, अगर वो शॉर्ट ऑक्यूपेशनल में नहीं है तब भी एक्सेप्ट है। एज़ फार एज़ जो एम्प्लॉयर है वो ए रेटेड स्पॉन्सर लाइसेंस है और कंपनी का नाम रजिस्टर्ड है विद द होम ऑफिस वेबसाइट। और थर्ड ये है कि जिस जॉब अप्लाई करने जा रहे हो उसकी एम्प्लॉय को रिक्वायर्ड है और उसकी डिमांड है, और वो आपको अंडर द टर्म एंड कंडीशन जो रिक्वायर्ड सैलरी है, आपकी इंग्लिश है और आपका मेंटेनेंस है, वो तमाम पूरे करते हुए वो आपको कॉस्ट इशू करता है। जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अगेन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑनलाइन जाएगी और उसके बाद आपके पास राइट है कि आप नॉर्मल अप्लाई कर देंगे या फिर आप फास्ट ट्रैक जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी रूट, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ ऐसी आती है कि आपको उसकी एडिशनल फीस पे करनी पड़ती है, विच इज़ आई थिंक समथिंग अबाउट £800 ऑन टॉप ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी, और बाकी जो भी IHS के पैसे होंगे या होम ऑफिस की फीस है वो आपको पे करनी पड़ती है।
अगर तो आपको 2 साल का वीज़ा लेते हो या 3 साल का, फिर एक्सटेंशन है। अगर आपने 5 साल का लिया तो फिर 5 साल पूरे करने पे, इन दोनों सूरतों में आप एम्प्लॉयर के साथ 5 साल पूरे करने के बाद जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है लाइफ इन यूके एंड B1 पास करके आप अपना इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद ऑफ कोर्स 1 ही साल के बाद अपनी नेशनलिटी की। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि while you're being a tier 2 work, a skilled worker visa, what the option you have, or what is the option for your family? Yes, you have a right to be called or sponsor your wife and children. Yes, your children have a right to be study in the state schools up to the age of university free of charge. Yes, you have a right to be use all the NHS facilities. And even yes, you have or your family have a right to do the full-time work or the employment or self-employed or the work or the own business, as far as the main applicant is working with a sponsor company, and even he or she can do the 20 hours in the other company as a part-time, so there's no bar. तो दोनों सूरतों में फाइनेंशियली फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए यस, दोनों का राइट है, काम कर सकते हैं किसी भी और जगह पे अपार्ट अलोंग विद द मेन एप्लीकेंट स्पॉन्सर। सेकंड, आपको वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं जो आप यहाँ पे एक आम दूसरे बंदे को अवेलेबल है फैसिलिटीज। लेकिन इसके बावजूद आपको ट्रैवलिंग अलाउ है एज फार एज कि आपके पास जिस कंट्री में जाना चाहते हो उसका वीज़ा आपके पास हो, या अपने होम कंट्री में जाना चाहते हो। और कंडीशन इसके साथ है कि आपने 1 साल में यू कांट स्टे मोर देन 90 डेज आउट ऑफ द यूके। आपने लेस देन 3 मंथ हर साल आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो, whether you go in one go or you go in different occasions, and the total time you can't spend more than 90 days out of the UK। और ये तमाम अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं तो उसके बाद आप इंडेफिनिट और उसके बाद नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, टीयर 2 जो वीज़ा है उसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मेनली क्या होता है कि जब आप टीयर 2 पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक जो लोगों का स्केयर होता है कि अगर किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली जो एम्प्लॉयर है वो उसका लाइसेंस ख़त्म हो जाता है, या अगर उसको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एप्लीकेंट को किसी और कंपनी के अंदर, तो क्या वो विद इन कंट्री स्विच कर सकता है? यस, उसके पास राइट है कि अगर उसको लगता है कि जो एम्प्लॉयर है उसके साथ फेयर नहीं है, या एम्प्लॉयर जो उसकी तमाम एग्रीमेंट था जो उसके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का उसको फिल नहीं कर रहा, या उसको लगता है कि मैं किसी और रीज़न से कोई कम्यूट का इशू आ रहा है, या बच्चों के एजुकेशन की वजह से वो किसी और एम्प्लॉय के साथ उसको जॉब मिल जाती है और उस एम्प्लॉय के पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, तो बिल्कुल आपके पास राइट है कि विद इन अ कंट्री आप यहाँ से अपने आप को स्विच कर सकते हो। तो इसलिए ये बात आपको स्केयर करने की ज़रूरत नहीं है, इन आपको परेशान होने की। आपके पास राइट है कि आप जब भी आप चाहें आज यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, वाइल के तमाम बाकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हों तो। राइट, अभी मुझे लगता है कोई कॉल आ रही है और साथ सॉरी मैसेज रेलेवेंट टू द स्पाउस वीज़ा। could you please tell me what's the requirement for the spouse visa from the India? Right, and I am here on the indefinite remain. फाइनली आज की जो डिस्कशन है वो चलेगी स्पाउस वीजे के ऊपर। स्पाउस वीजे के लिए स्टिल वो तमाम कंडीशन अप्लाई हो रही हैं कि आपके पास जो एप्लीकेंट है उसकी जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो 18,600 है। इफ़ यू आर वर्किंग विद द सेम कंपनी एंड यू आर वर्किंग द सेम रोल, तो आपके पास राइट है कि आई थिंक कॉल आ रही है जी, लेट मी टू आंसर फर्स्ट। या राइट, अब इशू क्या आ रहा है जी कि जो भी लोग स्पॉन्सर लाइसेंस पे अप्लाई करते हैं,
स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके जो मेन एप्लीकेंट है, उसका इनकम थ्रेशोल्ड को मीट करना मस्ट है उनके लिए। जो इनकम है वो 18,600 होनी चाहिए, और जो एप्लीकेंट है उसके पास यहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। नंबर 2, उनका रिलेशनशिप, उनकी मैरिज हुई है और उसका प्रूफ, उनकी जो पिक्चर्स हैं, और उसके बाद उनका रिलेशनशिप है कि वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं सिंस देयर मैरिज। दे हैव अ फ़ोन चैट, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेजेस, जो भी ईमेल्स, फ़ोन कॉल जो भी आ रही हैं। थर्ड ये है कि जो एप्लीकेंट है उसके पास उस पे कंडीशन है कि ही और शी नीड टू पास द इंग्लिश सर्टिफिकेट व्हिच इज़ अ आइल्ट्स एग्ज़ाम पास करना है, और उसके कम से कम A1 इक्विवेलेंट उसने कोर्स पास करना है, और ये पूरे करते हुए उसके पास राइट है कि वो अप्लाई कर सके। साथ ही साथ और मैसेज आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं तमाम मैसेज को रिप्लाई करता चलूँ। एप्लीकेशन जा रही है फॉर, सवाल आ रहा है इसके लिए कि यस फॉर द सवाल सेकंड अभी जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे पोस्ट स्टडी वीज़े पे हैं तो क्या ऑप्शन। देखिए मेरे भाई, बात बस अगेन सॉरी, हम लोगों ने अपना नंबर दिया हुआ है, हम उसको मैंने कहा था कंट्रोल को कि प्लीज नंबर दें ताकि जो लोग मैसेज करना चाहें मैसेज भी करें, तो इसी साल में जा रहे हैं ताकि लोगों को भेजा जाए। अभी मैसेज है इनका पोस्ट स्टडी वीज़े के ऊपर क्या ऑप्शन है। अगेन आज सुबह से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पूरे प्रोग्राम के अंदर कि जो लोग यहाँ पे पोस्ट स्टडी वीज़े पे हों उनके पास जो ऑप्शन है वह सेटलमेंट लिमिटेड है, बट मेनली जो ज़्यादातर है वो ये कि लोगों के पास अगर वो Tier 2 पे चले जाते हैं और किसी ऐसी जगह जो अप्लाई करते हैं कंपनी के अंदर जिनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस हो और उनको वो Tier 2 का कोर्स इशू कर दे, तो उनके पास राइट है कि वो स्विच कर सकें फ्रॉम द पोस्ट स्टडी वर्क वीजे से उसके ऊपर एज ए Tier 2 के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था, अभी बात करें जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है उसके अंदर एक जो टेक्निकल कंडीशन है वो बहुत सारे लोगों को बाद में समझ आ रही है, या हमें भी बाद में इसको डिस्कस किया गया कि जो लोग अगर पोस्ट स्टडी वर्क पे हों और उसके बाद वो शादी करते हैं तो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते एज ए डिपेंडेंट। अगर आप स्टूडेंट थे और आपने पहले उनको एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे कॉल किया है तो यस, जब आप स्विच करोगे तो ऑटोमेटिक उनका भी एप्लीकेशन करोगे तो वो भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास सेम राइट्स नहीं है। लेकिन अगर आप Tier 2 पे हैं, Tier 1 बिज वीजे पे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, तो जब भी आप शादी करेंगे तो आपके पास राइट है कि आप अपने डिपेंडेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं। सपोज करें आपके पास Tier 2 वीजा मिला, आपने शादी करें और यस नेक्स्ट यू कैन कॉल और स्पॉन्सर टू कम इन द यूके टू जॉइन यू एज ए फैमिली यूनिट, आपके पास राइट है। इसी तरीके से अगर जब वीजा अप्लाई किया था स्टूडेंट का, आप सिंगल थे, यूके में आ गए, 6 माह के बाद डिसाइड किया शादी करनी, यस आप यू कैन गो टू बैक टू योर होम कंट्री, गेट मैरिड एंड यू कैन स्पॉन्सर टू कम टू यूके एज फार एज आपकी जो स्टडी है वो पोस्ट स्टडी एजुकेशन है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के लिए आप डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते। ये आज मैं सारी इसी टेक्निकल बातें कर रहा हूँ या उन सवालों के जवाब देना चाह रहा हूँ जो लोगों के ज़्यादा कंसर्न्स हैं। अब होता क्या कि कंसल्टेंट एडवाइस कर देता है कि जी आपके पास राइट है, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास राइट है, आप अपने बच्चों को वाइफ को लेके जा सकते हो। नहीं मेरे भाई, अनटिल और अनलेस या आपकी जो स्टडी है वो पोस्ट ग्रेजुएट हो या मास्टर कर रहे हैं या आपने PhD कर रहे हो, तो यस आपके पास राइट है कि आप अपने डिपेंडेंट को अपने साथ एज ए स्पॉन्सर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन जो अंडर ग्रेजुएट है तो फिर आप अपने फैमिली को या अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को अपने डिपेंडेंट यूके के अंदर स्पॉन्सर नहीं कर सकते। इसलिए मेक श्योर हो सके करें कि आपके किस लेवल की आपकी एजुकेशन जा रही है। इसी तरीके से सवाल आज क्योंकि मैसेज पे चल रही है सारी बात,
राइट, आखिरी सवाल आई थिंक फॉर द प्रोग्राम का होएगा कि अगर आपने पहले भी बात कर चुके हैं स्पॉन्सर लाइसेंस के ऊपर कि स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए कोई कैटेगरीज नहीं है कि कौन कंपनी या कौन सा इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन दे कैन अप्लाई फॉर स्पॉन्सर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ये है अगर यूके में बेस बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई कंपनी है, वो कोई चैरिटी कंपनी है, वो कोई स्टेट एजेंसी है, कोई आईटी कंसल्टेंट है, कोई आईटी कंपनी है, कोई जो रिसेंटली मेरे दिमाग में आ रही चीज़ें जिनकी हमने अप्लाई डेंट के लिए अप्लाई किए हैं, उसके लिए आपके पास राइट है कि आप डेंटिस्ट प्रैक्टिशनर ले लें, कंसल्टेंट ले लें, डेंटिस्ट असिस्टेंट लगा लें, तो लाइब्रेरियन लगा लें। जो एनएचएस के ऑलमोस्ट जितने भी फील्ड्स हैं वो डॉक्टर से लेके नर्स और उसके दरमियान में जो भी टेक्निकल्स के लोग भी और डेंटिस्ट्री के डिपार्टमेंट लगा लें। इन तमाम कंपनीज या जो क्लिनिक हैं वो अपने स्पॉन्सर सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ डॉक्टर्स आते हैं या नर्सेज आती हैं या जितना भी टेक्निकल उनका स्टाफ आता है तो वो किसी न किसी वीजे पे आते हैं, वेदर दे गेट द स्पॉन्सर्स बाय द एनएचएस और बाय द प्राइवेट जो भी क्लिनिक है यहाँ पे सर्जरीज हैं। इसी तरीके से जो वीज़ा जो काफ़ी लोग आजकल वीज़े मिल रहे हैं उनको मिल रहे हैं केरल का वीज़ा मिल रहा है। अच्छा, केरल के वीज़े के जो रीजंस हैं वो पहले हम डिस्कस करते हैं। केरल का ये था कि बहुत सारे यूरोपियन जो यहाँ पे थे स्टाफ वो ज़्यादातर यहाँ पे केरल के काम करते थे। दे वाज ट्रेंड, जैसे कुछ और कंट्री भी है, मैं नाम शायद लेना मुझे पता नहीं प्रोटोकॉल में आता कि नहीं आता जो ऑफकॉम के, बट कुछ ऐसे कंट्री जैसे फिलिपीन हो गया, नेपाल हो गया या इस तरह की जो कंट्रीज हैं इनसे काफ़ी लोग जो है फीमेल स्टाफ असिस्टेंट के तौर पे क्लिनिक में काम करते थे या केरल काम करते थे। इसी तरह यूरोप से काफ़ी सारे कंट्री से जो स्टाफ थे फीमेल यहाँ पे आके केरल काम करते थे। अब क्योंकि यूके ब्रेग्जिट हो गया वो वापस चले गए, यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज हो गई, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को केरल के वीज़े मिल रहे हैं। उसमें वो एनएच का भी हो सकते हैं या प्राइवेट जो यहाँ पे केरल रूम होम्स हैं वहाँ पे हैं या फिर एज ए प्राइवेट केरल के तौर पे भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे ये फैसिलिटी मिल रही है, तो इसलिए उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि वो तमाम इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशंस और द बिजनेसेस जो एक यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और वो उनको चैलेंज आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है फॉर द स्टाफ के लिए, और स्टाफ के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि वो या जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाइड हो गए हैं या पढ़ रहे हैं जो एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड के अंदर उनको हायर करें, या फिर सेकंड है कि फॉरेन से कुड बी फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और किसी भी अरब कंट्री से या किसी भी यूरोप कंट्री से यहाँ पे स्पॉन्सर करना चाहें तो उसके लिए फिर उनको स्पॉन्सर लाइसेंस मस्ट है। स्पॉन्सर लाइसेंस होगा तो वो कॉस्ट इशू करेंगे और कॉस्ट के वे पे यहाँ पे आके वो काम करेंगे। तो ये टीए 2 का जो केरल का सवाल पूछा आपने कि केरल के लिए क्या वीज़ा, तो यस आपके पास राइट है, आप लोकल बहुत सारे केरल होम्स लेट्स पे चेक कर लें, उनको अपनी सीवी अपनी ईमेल ड्रॉप करें, अगर कहीं भी वैकेंसीज हैं तो आपके पास राइट है कि जितने भी सर्च इंजन्स हैं टू फाइंड आउट द जॉब्स, वो इंडीड हो गया, जॉब सेंटर हो गया, वैकेंसीज समथिंग, तो जितनी भी आपको लगता है कि जॉब की ऑप्शंस हो गूगल में सर्च कर लें बेशक आप, तो जब जो चीज़ हैं उस पर आप सीवी डालें, डॉक्यूमेंट्स दें, अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो इंटरव्यू दें, द सक्सेस ऑन यू, यस दे मोर देन हैप्पी टू बी ऑफर यू द जॉब, तो फिर उसके बाद अपनी आप वहाँ पे कैश लेके जॉब अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, स्पॉन्सर लाइसेंस की अगर देखा जाए तो 90 मीन्स बल्कि इवन 100% सेम पोजीशन है जैसे एक स्टूडेंट की यहाँ पे कैश के लिए होती है। जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो पहले यूनिवर्सिटी के पास स्पॉन्सर लाइसेंस होता है, सॉरी स्पॉन्सर वो लिस्ट पे होते हैं, वो अपने स्टूडेंट का उनकी करवाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उनको ऑफर लेटर देते हैं, और जब ऑफर लेटर के बाद उनकी पेमेंट वगैरह होती है तो फिर वो कैश इशू सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस
और उसकी बेस पे वो वीज़ा अप्लाई करता है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयर हैं, वो होमवर्क्स की वेबसाइट पे जाके लिस्ट होते हैं, न एक कैटेगरी में उनका नाम आता है, देन वो इंटरव्यू करने के बाद ऑन द बेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपने स्टाफ को जॉब ऑफर की बेस पे वो अपना कोर्स निकालते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, और जो एप्लीकेंट है वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको वीज़ा मिलता है। तो इन दोनों सूरतों में whether you want to come in the UK or you want to leave, want to apply for the leave to remain as a student, or you want to come under the tier 2 skilled worker visa, or you want to make the application for further leave to remain in the UK under the tier 2, तो इन दोनों सूरतों में आपके पास कोर्स और कैश का होना बहुत मस्ट है ताकि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सके। आज का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करते हैं। हमने कॉल किया साहब का शुक्रिया। नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम मुलाकात, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।